गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका ये वीडियो सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 2 है। पहले हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ के आए थे। आज हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ने वाले हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सुंदर प्यारा टॉपिक है हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए मैं सीधा सीधा इसकी डिस्कशन को शुरू करूंगा और इसके बारे में बात करूंगा। क्या क्या पहले पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि पीपीई क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसको कब बुक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, कब माना जाता है कि हाँ ये एक पीपीई है, कब ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, किस वैल्यू पे बुक्स में लेके जाएंगे। और जब एक बार बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया तो सब्सिक्वेंटली उसकी वैल्यू कैसे आएगी, कैसे चेंज होगी, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। उसके उसमें हम डेप्रिसिएशन पढ़ने वाले हैं, उसमें हम कंपोनेंट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। एंड फाइनली एसेट, मेरे एसेट को कैसे कब और कैसे बुक्स से निकाल दिया जाएगा, डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये सब हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। लेट्स जस्ट डू वन दिस ऑल ऑफ दिस वन बाय वन। लेट्स जस्ट डू ऑल ऑफ दिस वन बाय वन। पहली बात, डेफिनेशन एंड स्कोप। पहली बात करेंगे, पहली बात, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसे बोलेंगे जी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जाता है टैंजिबल आइटम्स को, जिनको मैं छू सकता हूं, फील कर सकता हूं, उन आइटम्स को। ऐसी आइटम्स जो हेल्ड है फॉर यूज इन प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे एसेट्स जिनको मैंने रखा हुआ है, या तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए या सप्लाई करने के लिए, तो मतलब गाड़ी जो डिलीवरी करने के लिए वो भी इसमें अंदर आएगी। और रेंटल टू अदर्स, किसी को एसेट रेंट पे देने के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, ऑफिस के अंदर एसी लगा है वो भी पीपीई है, राइट। एंड उस एसेट का यूज एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं उस एसेट को यूज करने वाला हूं फॉर मोर देन वन पीरियड। एक पीरियड मतलब एक साल से ज्यादा। जब ये सारी कंडीशंस, मतलब ये यहां पर और है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज और, एंड उसके बाद एंड का मतलब ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। तो एसेट मेरा इन तीनों में से किसी भी एक पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, और उसको मैं कितनी देर के लिए यूज कर रहा हूं वो मैं बात करूंगा। और अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो उसको मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी के अंदर रखूंगा। एसिड मेरा प्रोडक्शन के लिए यूज के लिए होना चाहिए, या गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए होना चाहिए, या फिर रेंट पे देने के लिए होना चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। अगर मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक पीरियड से ज्यादा, 12 साल, 12 महीने से ज्यादा यूज करने के लिए, तो वो पीपीई है, टैंजिबल मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ऑब्वियसली एक साल से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ये नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी के अंदर आएगा। इसमें एक बड़ा स्पेसिफिक केस आता है जिसको हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही कंसिडर करते हैं, और उसको प्रॉपर्टी प्लांट प्लांट एंड इक्विपमेंट ही मानते हैं, विच इज बेयरर प्लांट्स। विच इज बेयरर प्लांट्स। बेयरर प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स, जिंदा प्लांट्स जो हमें फ्रूट देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, ऐसे जो मेरे यूज्ड इन प्रोडक्शन है जी। और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मेरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। और एंड उसके साथ साथ, एंड ये तीनों कंडीशंस कंपलसरी हैं इसके लिए। एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड, एक साल से ज्यादा मेरे को प्रोड्यूस करके देंगे, तो उसको भी मैं एक मशीनरी की तरह समझता हूं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीट करता हूं एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ओनली। रिमोट लाइकलीहुड, तीसरी कंडीशन है रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर स्क्रैप सेल। मैं उसको खुद काट कर नहीं बेच लूंगा। फॉर एग्जांपल वीट हो गया, गेहूं चावल जब होता है तो वो पूरी क्रॉप्स निकालकर खुद ही बेच दी जाती है। शुगर केन खुद ही उखाड़ कर बेच दिया जाता है। वो खुद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट कि अगर उसको मैं काट कर कभी स्क्रैप बेचूं, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, मेरे जितने भी फ्रूट्स लगने वाले ट्रीज हैं वो सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएंगे जी। तो क्या वो भी एक मशीनरी की तरह एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में गिने जाएंगे? जी हाँ, वो पीपीई में गिने जाएंगे। तो ये बेयरर प्लांट्स का केस आ गया स्पेसिफिकली, जो मैं पीपीई के अंदर कवर करूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करिएगा। कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन हैं जी, कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन हैं।
इनटैंजिबल एसेट्स यहां पर कवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला ही वर्ड बोला गया टैंजिबल आइटम्स, तो पीपी कभी भी इनटैंजिबल आइटम्स पीपी नहीं होंगी। इनटैंजिबल आइटम्स कभी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं होंगी जी। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी कभी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं होगी, उसको एक सेपरेट आईएएस के अंदर कवर किया जाता है विच इज IAS 2। क्यों नहीं होगी? अगर आप समझ सके क्यों नहीं होगी, क्योंकि इट इज नॉट हेल्ड, आप देखिए, इट इज नॉट हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, रादर इट इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई। मैं इसके अंदर इसलिए उसको कवर नहीं कर सकता। करंट एसेट्स मेरे यहां कवर नहीं होंगे क्योंकि मोर देन 12 मंथ्स नहीं होते। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मेरी यहां नहीं कवर होती क्योंकि मैंने बोल दिया कि वो बेरर प्लांट्स के अंदर वो नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अलग से आईएएस, अलग से उसका आईएएस है, उसमें बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए IAS 40 है। क्या होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग की बात की जाती है, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, रादर बिल्डिंग विद लैंड, जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहा हूं, जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूं या तो उससे रेंटल कमा सकूं, या तो उससे रेंटल कमा सकूं, और या उसकी इंक्रीज इन वैल्यू से बेनिफिट उठा सकूं। सो विच इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, विच इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एसेट्स हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड यूज, ये भी अलग IFRS के अंदर कवर होता है, तो यहां नहीं है। बायोलॉजिकल एसेट्स यहां कवर नहीं है। एक्सप्लोरेशन, इवेल्युएशन एंड मिनरल राइट्स भी यहां कवर्ड नहीं है। तो ये सारी चीजें यहां पर कवर्ड नहीं है। ये कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है जो हमें डेफिनेशन से ही समझ लग जानी चाहिए। मतलब इन सब के लिए क्या लगेगा? इन सब के लिए लगेंगे स्पेसिफिक IFRS या IAS जो इनके पर्टिकुलरली गिवन है, जो इनके पर्टिकुलरली गिवन है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर कंफ्यूजन हो सकती है इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आप पूछ सकते हैं सर हमने तो बोला कि अगर एसेट को रेंटल देने के लिए, रेंट पे देने के लिए एसेट हम बना रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पीपी। जनरली यस। अगर आप मशीनरी लेके रखी है, गाड़ी लेके रखी है जो रेंट पे किसी और को दे रहे हैं, दैट इज पीपी। लेकिन एक पर्टिकुलर तरह का एसेट विच इज बिल्डिंग एंड लैंड, अगर वो उसको रेंट पे देने के लिए रखा है, या फिर उस एसेट को पर्टिकुलरली हमने रेंट पे देने के लिए रखा है या इंक्रीज इन वैल्यू के लिए रखा है, तो उसको हम क्या मानते हैं? उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानते हैं। ये आपको समझना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इसकी और चर्चा की जाएगी। राइट। रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, कब मेरे पीपीई को मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, कब मैं बोलूंगा मेरे को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपने बुक्स के अंदर लिख लेना है? तो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल, इफ एंड ओनली इफ, जब मेरा प्रोबेबल हो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, प्रोबेबल इज द वर्ड, प्रोबेबल इज द वर्ड, जब मेरे को प्रोबेबिलिटी पता लग जाए कि मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल हो गया, सर्टन नहीं, प्रोबेबल हो गया, मोर देन लाइकली, प्रोबेबल मतलब मोर लाइकली देन नॉट, मोर लाइकली देन नॉट, मतलब मोर देन 50% चांसेस हो गए हैं तो कि एसेट से बेनिफिट आने वाला है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और उसकी कॉस्ट को मैं रिलायबली मेजर कर सकूं, तो तब मेरा एसेट पीपी रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। इसके अंदर अगर आप ध्यान दें तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की एक एडिशनल रिक्वायरमेंट थी, क्या कि एसेट का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। तो उसको भी आप कंसिडरेशन के अंदर रखेंगे जब भी आप पीपीई का डिसीजन ले रहे होंगे कि कोई चीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कही जाएगी या नहीं। आपको ध्यान होगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हमने बोला था कि एसेट तभी होगा जब एसेट का कंट्रोल, नॉट ओनरशिप, कंट्रोल एंटिटी के पास है। राइट। तो इसके अंदर हमने क्या बात करी? प्रोबेबल एफईबी होना चाहिए, मेजर्ड रिलायबली होना चाहिए। कंट्रोल की बात कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से आ रही है, तो किसी चीज के अंदर अगर कंट्रोल नहीं है तो वो कभी भी एसेट नहीं माना जाएगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब आपको बताना है क्या ये चीजें रिकॉग्नाइज की जा सकती हैं पीपीई या नहीं। मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, 10 साल का यूज है, यस। क्यों? सारी बातें इसमें है। मेरा प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, 10 साल यूज करने वाला हूं। राइट। कॉस्ट तो जनरली मशीन की रिलायबली मेजर हो ही जाएगी, एंड उसके बाद कंट्रोल भी मेरा ही होगा, तो नो इश्यूज। स्टाफ ट्रेनिंग टू ऑपरेट अ न्यू मशीन, नो, नो। क्यों? क्योंकि इसका इसका पहले तो कंट्रोल मेरे पास नहीं है, कंट्रोल मेरे पास नहीं है एसेट के ऊपर। मैंने स्टाफ को ट्रेन किया, स्टाफ के ऊपर कंट्रोल, मैं डिपेंडेंट,
उनके ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो समझे या नहीं समझे, तो कंट्रोल की बात नहीं है। देन इसके अंदर मैं प्रोबेबल मेरी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी मैं नहीं बोल सकता कि इसका बेनिफिट होगा ही होगा। कॉस्ट शायद मैं इसकी रिलायबली मेजर कर सकूं, तो ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। रिसर्च फॉर अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग मशीन, नहीं जी, नो, क्योंकि मेरे को इसका इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अभी पता नहीं है, होगा कि नहीं होगा, वो क्लियर नहीं है। कंस्ट्रक्टेड अ फैक्ट्री बिल्डिंग, यस। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, नो, अगेन मुझे नहीं पता फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा या नहीं होगा। इक्विपमेंट रिसीव हुआ है एज फ्री डोनेशन, क्या ये रिकॉग्नाइज होगा? यस। पर सर इसकी वैल्यू कैसे हम मेजर करेंगे? इसके लिए स्टैंडर्ड हमें बताता है मेथड, इसके लिए मेथड हमें बताया गया है, तो यस, ये मेजर होगा एट फेयर वैल्यू, ये एट फेयर वैल्यू मेजर हो जाता है। तो ये हमने कुछ बातें समझी कि क्या क्या इसके अंदर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है एज पीपी, क्या क्या नहीं किया जा सकता, उन सारी चीजों की बात हमने कर ली। देन कम्स इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट, एसेट मेरा फर्स्ट टाइम किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो हमने अभी तक क्या क्या बात कर ली? हमने सिंपली, अगर आप देखेंगे, एसेट होता क्या है, पीपीई होता क्या है, पीपीई होता क्या है? ऐसी चीज जो हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई हो, या फिर मैं किसी और को रेंट पे दे रहा हूं या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज कर रहा हूं, और जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ, एक्सपेक्टेड यूजफुल टाइम पीरियड मेरा 1 साल से ज्यादा का है। बियरर प्लांट्स का भी मैंने इसके अंदर समझ लिया, कुछ एक्सक्लूजन स्पेसिफिकली हमने डेफिनेशन से जनरेट कर ली और रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को समझ लिया। अब रिकॉग्नाइज कब करना है समझ आ गया, किस वैल्यू पे करना है उसकी बात करेंगे। तो इसके अंदर रिकॉग्निशन होता है ऑलवेज एट कॉस्ट, द वर्ड यूज हियर इज कॉस्ट, द वर्ड हेयर यूज्ड इज कॉस्ट, हमेशा एज एंड व्हेन, जब भी होगा इसका जब भी मेजरमेंट होगी, इट वुड ऑलवेज बी एट कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो डिपेंड करेगा केस टू केस। उसके लिए मेरे पास 4 डिफरेंट केसेस हैं, हर केस को अच्छे से समझेंगे। मेरी कॉस्ट क्या होगी उसको समझने के लिए मेरे को 4 डिफरेंट केसेस को समझना है। अब कॉस्ट वेरी करेगी कि मैंने एसेट परचेज किया है, या एसेट को मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, या एसेट को मैंने एक्सचेंज में लिया है। होता है ना, एक गाड़ी दो, दूसरी गाड़ी ले लो, राइट? तो एक्सचेंज में लिया है, या मैंने मेरे को एसेट गवर्नमेंट ग्रांट के द्वारा मिला है। तो क्या केस है उसको समझते हुए मैं इनिशियल मेजरमेंट को समझूंगा जी, इनिशियल मेजरमेंट को समझूंगा। 4 डिफरेंट केसेस है, परचेज्ड, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, एक्सचेंज एंड एक्वायर्ड इन गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये गवर्नमेंट ग्रांट्स वाला केस तो आईएएस 12 में कवर होता है, तो मैं यहां पर इसकी चर्चा नहीं करूंगा, बाकी तीनों की चर्चा यहीं पर हो जाएगी। तो मेरे एसेट की कॉस्ट क्या होगी, वन बाय वन समझते हैं। अगर तो मैं एसेट को परचेज करके आ रहा हूं, तो मेरे एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी और क्या क्या आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके ऊपर सवाल आना एग्जाम के अंदर बहुत बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जरूर आपको कवर करना है अच्छे से समझकर, बहुत डिटेल के अंदर। चलिए जी, सबसे पहले इसके अंदर आती है परचेज प्राइस। परचेज प्राइस, जिस वैल्यू पे मैंने एसेट खरीदा, अगर मैं उसको कॉस्ट में बिल्कुल इंक्लूड करूंगा। अगर मैं एसेट को परचेज कर रहा हूं तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी उसको समझ रहा हूं, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट समझ रहा हूं। परचेज प्राइस, जिस वैल्यू पे एसेट को खरीदा, इस वैल्यू को हमें हमेशा लेना है नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स। जो भी मेरे को ट्रेड डिस्काउंट्स मिले वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ध्यान रखिएगा, वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, इसकी वैल्यू में से डिडक्ट किए जाएंगे। हालांकि कैश डिस्काउंट को मैं डिडक्ट नहीं करूंगा, इज नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज प्राइस। ध्यान रखिएगा, कुछ बुक्स के अंदर, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बुक्स के अंदर पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर कैश डिस्काउंट, अगर अगर मैंने पेमेंट उसी टाइम कर दी है, और उसी एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, और उसी टाइम पे मैंने सेटलमेंट कर दी और उस टाइम पे कैश डिस्काउंट लिया है, तो वो उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन ये आईएएस 16 के बेसिक रूल के खिलाफ है, तो आप ध्यान रखेंगे,
IS 16 का बेसिक रूल क्या कहता है कि कैश डिस्काउंट कभी भी डिडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा फाइनेंशियल बेनिफिट है जी। दिस इज माई फाइनेंशियल बेनिफिट। ये मैं इसलिए बेनिफिट क्रिएट कर पा रहा हूं, इसलिए बेनिफिट ले पा रहा हूं क्योंकि फिर मेरे पास प्रॉम्प्ट पेमेंट अवेलेबल है। आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और IFRS 18 में भी बात करेंगे तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट है, इसको अलग से प्रेजेंट करना चाहिए, राइट? तो ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट के जैसे ट्रीटमेंट इसका कभी भी नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। देन परचेज प्राइस इन केस ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते, हम इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते हैं, हम पेमेंट करते हैं कुछ समय बाद, और हमें बोला जाता है जी कि अगर आप आज एसेट की पेमेंट कर देंगे, एंड दिस इज नॉट कैश डिस्काउंट, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर आप आज पेमेंट करेंगे तो 4 लाख रुपए एसेट की वैल्यू होगी, और अगर अगर आप 1 साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे तो एसेट आपको 4,50,000 का दिया जाएगा। एक बात है, मैं अपने अमाउंट जो भी लिस्ट प्राइस है उससे नीचे बेच रहा हूं, दैट इज कैश डिस्काउंट। दूसरा, मैं अपने लिस्ट प्राइस से बढ़ा रहा हूं क्योंकि कंसिडरेशन डिफर हो रही। दो डिफरेंट बातें हैं, एक चीज को देखने के दो अलग नजरिए हैं। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं बोलता हूं जो मेरा एसेट है ना, वो 4 लाख पर ही रिकॉग्नाइज होना चाहिए। हालांकि जो ये एक्स्ट्रा 50,000 है, एक्स्ट्रा 50,000, ये क्या है, डेफर्ड कंसिडरेशन के लिए मेरे को पेमेंट करनी पड़ रही है। दिस इज एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन, दिस इज ए फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। ये मेरा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है, ना कि ये मेरा फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ना कि मेरा एसेट की परचेस के अंदर इसका वैल्यू आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। ये हम समझ गए, ये हम समझ गए कि परचेस प्राइस क्या होगा। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट में परचेस कर रहे हैं तो और क्या क्या चीजें आएंगी, मैं देखो नोट्स बनाए हैं ताकि आप जब रिवाइज कर रहे हैं, इसको रिवाइज करें तो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाए। इंपोर्ट ड्यूटी आएगी, टैक्सेस आएंगे, GST जैसे, अगर नॉन रिफंडेबल है। अगर कोई ऐसा टैक्स पे कर रहा हूं, कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा हूं जो नॉन रिफंडेबल है, अगर रिफंड हो जाएगा तो ठीक, वो तो मेरी कॉस्ट में नहीं आएगा, लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल है तो वो भी तो मैं एसेट के लिए ही दे रहा हूं, तो उसको मैं इंक्लूड करूंगा एसेट की कॉस्ट के अंदर। दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू मी, दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू मी, और इसकी वैल्यू पूरी 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 का हम इंक्लूड करेंगे। देन देर आर अदर एक्सपेंडिचर्स जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू माई परचेस, मतलब ऐसे खर्चे जो मैंने परचेस के लिए ही करे हैं, एसेट के लिए ही करे हैं, वो सारे के सारे, वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। जैसे कि, जैसे कि फर्स्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेकंड, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, थर्ड, इनिशियल डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, असेंबलिंग, प्रोफेशनल फीस, मतलब एसेट को तैयार करने के लिए, रेडी टू यूज करने तक के सारे खर्चे जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, वो यहां पर इंक्लूड किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई खर्चा है, कोई एक्सपेंडिचर है जिसकी बात, वो लीगल फीस लिख देते हैं कई बार, अगर तो लीगल फीस एसेट को अपने नाम पे करवाने के लिए है, एसेट को अपने नाम पे करवाने के लिए है, तो वो इंक्लूड कर ली जाएगी, इंक्लूड कर ली जाएगी, नहीं तो, नहीं तो वो इंक्लूड नहीं की जाएगी, नहीं तो वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर वो लीगल फीस किसी और चीज के लिए है, मैंने कोई केस लड़ा है, मैंने कोई मान लीजिए कोई कोई न्यू एंटिटी क्रिएट करी है, तो वो लीगल फीस यहां पर इंक्लूड नहीं करनी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लीगल फीस किस चीज के लिए है, एसेट के लिए है या जनरल लीगल फीस? जनरल लीगल फीस यहां पे नहीं आएगी, जनरल प्रोफेशनल फीस यहां पे नहीं आएगी, वो फीस आएगी जो एसेट के लिए लग रही है। देन मैंने अगर टेस्ट किया है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, मैंने मशीनरी लगाई, उसको ट्रायल रन किया, उसकी कॉस्ट, उसका खर्चा, उसमें लगने वाला मटेरियल, उसमें लगने वाली लेबर का खर्चा भी यहां पर इंक्लूड होगा। लेकिन हो सकता है कि मैंने उस जो टेस्टिंग के अंदर कोई प्रोडक्शन करी, उसको उसको मैंने बेच दिया, उसको मैंने बेच दिया, तो उससे आने वाला पैसा लेस कर दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग के अंदर से। मान लीजिए मेरे अगर नेट प्रोसीड्स, मतलब मैंने टेस्टिंग से जो बनाया वो महंगा बिक गया देन कॉस्ट, तो मेरी कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, मेरी कॉस्ट तो जीरो हो ही जाएगी, प्लस मेरा जो एडिशनल बेनिफिट भी आ गया वो कॉस्ट ऑफ पीपी में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसका ध्यान रखिए, सिंपल सी बात। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का
मेरा सिंपल, मैंने 1 लाख रुपए लगाए टेस्टिंग के लिए, जो बना मैंने 70,000 का बेचा, तो 30,000 की कॉस्ट यहां पर मैं ऐड कर दूंगा कि वो मेरे एसेट की कॉस्ट है। अगर जो मैंने बनाया राइट, वो 1 लाख का बना, 1 लाख की कॉस्ट थी, 1.5 लाख में बेच दिया, तो पूरा का पूरा 1 लाख तो मेरी कॉस्ट तो जीरो हो गई। जो एक्स्ट्रा 50,000 है वो मेरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट की वैल्यू से कम कर दी जाएगी। सिंपल, मतलब बेसिकली अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, सिंपल सी बात, प्लस करने की जगह माइनस हो जाएगा। सिंपल, सिंपल। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग, डीकमिशनिंग, रेस्टोरेशन और डिमोलिशन कॉस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझेंगे। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, मुझे पता है, मुझे एक चीज पता है जी, कि मेरा एसेट जो है जी, वो मुझे जब मैं खत्म करूंगा काम, जब मैं उस एसेट को यूज करना बंद कर दूंगा, तो उस एसेट को जब मैं यूज करना बंद कर दूंगा, तो मैंने जिस जगह पे वो एसेट लगाया है उसको मेरे को रिस्टोर करना पड़ेगा, या एसेट को वहां से उखाड़ना पड़ेगा, उसकी कुछ कॉस्ट आएगी, डीकमिशनिंग की, उसको डिस्पोज करने के कुछ खर्चे आएंगे, उसको हटाने के, यूज से हटाने के कुछ खर्चे आएंगे। अगर ऐसे खर्चे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एट द बिगिनिंग, तो मैं उसे आज ही रिकॉग्नाइज कर लूंगा और उसे ऐड कर लूंगा इन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक तरह से एसेट को लेने के साथ जुड़ा हुआ खर्चा है, लेकिन इसको एज इट इज नहीं लूंगा, इसको लूंगा जी मैं प्रेजेंट वैल्यू पे। क्यों? अगर वो एसेट 10 साल यूज होना है और 10 साल बाद एक्सपेंडिचर होना है, तो जो 10 साल बाद एक्सपेंडिचर होगा उसके अंदर कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा, तो उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इंपैक्ट को हटाकर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू यहां पर ले लूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू यहां पर ले लूंगा। तो इसके अंदर हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, एक मशीन है मेरे पास 5 सालों के लिए, सॉरी 4 सालों के लिए, 5 लाख की मैंने खरीदी। मुझे पता है कि डिसमेंटल करने की कॉस्ट उसको 1 लाख आएगी। 4 साल बाद मेरे को उसकी कॉस्ट आने वाली है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, मुझे वो 1 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा ताकि उस मशीनरी को मैं अपने यूज से हटा सकूं, अपने फैक्ट्री से हटा सकूं, डिसमेंटल कर सकूं। उसको भी मैं एसेट की वैल्यू में आज ही रिकॉग्नाइज करूंगा, पर करूंगा जी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, कहीं पर देख सकते हैं कैसे होगा। मैं बेसिकली दिस इज माय फ्यूचर वैल्यू, इसको मैंने डिस्काउंट किया है। जो भी मेरे पास रेट गिवन होगा, मेरे पास गिवन है 10%, डिस्काउंट किया है फॉर 10% एट 4 ईयर्स। तो इसका एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल के आता है, जो कि निकल के आया 0.683। तो 68,300 इस 1 लाख की वैल्यू है आज की टर्म्स में, आज की टर्म्स के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मशीन को रिकॉग्नाइज करूंगा, मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीन अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी। कितने पे? कितने पे? 5 लाख पे? नो नो नो, 5 लाख पे नहीं, 5 लाख प्लस 68,300, 5,68,300 पे। टू बैंक अकाउंट, मैंने पेमेंट कितनी करी होगी? 5 लाख की पेमेंट करी होगी एसेट के लिए। बाकी क्या आएगा? बाकी आएगी जी प्रोविजन, और ये हम आईएएस 8 एंड 10 में फिर समझेंगे, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग या डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग 68,300, 68,300। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने क्या किया जी, प्लीज ध्यान रखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने मैंने प्रेजेंट वैल्यू ले ली अपनी एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट की, प्रेजेंट वैल्यू ले ली डिसमेंटलिंग कॉस्ट की, राइट, डीकमीशन की, रिस्टोरेशन कॉस्ट की, डिमोलिशन कॉस्ट की, राइट। उसको उसको मैंने अपनी एसेट के वैल्यू में ऐड कर लिया, एसेट की वैल्यू में ऐड कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, राइट। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे?
इस प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग को मैंने ये बोला कि ये जो वैल्यू आएगी इसको मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग और इसको एसेट की वैल्यू में ऐड कर दूंगा। ये मेरी प्रोविजन 68,000 से हर साल बढ़ेगी और मेरी एनुअल एक जनरल एंट्री आएगी। क्या क्या एंट्री आएगी? मेरी आएगी जी फाइनेंस कॉस्ट। मेरी एक जनरल एंट्री एनुअली आएगी फाइनेंस चार्जेस। टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। ये 68,300 की वैल्यू को मैं बढ़ा बढ़ा कर 1 लाख तक लेके जाऊंगा। कैसे? पहले मैं 1 लाख को कम करके लेके आया था 10% पे 68,300 की वैल्यू पे। अब मैं हर साल 10% से इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा। तो 0 to 1 ईयर, फर्स्ट ईयर एंड पे मैं एंट्री जब डालूंगा तो मैं 10% ऑफ 68 विच इज 6830 की वैल्यू डालूंगा। ये फर्स्ट ईयर में होगी। सेकेंड ईयर के अंदर सेम, ये मेरी 6830 से जब वैल्यू बढ़ जाएगी, 6830 से जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये लगभग लगभग 70 कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, लेट मी चेक। 68,300 प्लस 10%, इसका वैल्यू 75,130 हो जाएगा। तो यहां पर सेकेंड ईयर में 7513 की मेरी एंट्री सेम आएगी। यहां पर इस प्रोविजन की वैल्यू 75,130 हो जाएगी। 75,130 से ये बात आगे जब बढ़ेगी तो 82,643 यहां पर पहुंच जाएगी और अगले साल मेरा ये प्रोविजन कितना आएगा? 8,264। फिर इसके अंदर फिर हम 10% ऐड कर देंगे 9, ये वैल्यू बढ़ जाएगी जी 90907। इसको बोलते हैं जी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, एनुअल अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप समझिए, मेरा कहने का मतलब क्या था इसके अंदर, एंट्री के अंदर आप समझिए। मैंने बोला जी मेरा एक खर्चा होने वाला है 1 लाख का 4 साल बाद, उसको मैंने आज ही इसकी प्रोविजन बना ली। कितने पे? प्रेजेंट वैल्यू पे, कि उस 1 लाख का आज वैल्यू कितना होगा। अब मैं प्रोविजन तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि टाइम पैसे की वैल्यू कम हो रही है तो मुझे अपनी प्रोविजन को बढ़ाना चाहिए। बोलो हाँ। उस प्रोविजन को बढ़ाऊंगा, जिस वैल्यू से मैं पीछे लेके आया था हर साल उसी वैल्यू से आगे फ्यूचर वैल्यू पे जाऊंगा। तो 10% हर साल अप्लाई करता गया और मेरी प्रोविजन बढ़ती गई। फाइनली फोर्थ ईयर एंड पे ये लगभग 1 लाख पे पहुंच जाएगी। लगभग 1 लाख पे, एक्चुअली में तो एग्जैक्ट 1 लाख पे पहुंचनी चाहिए, इस क्वेश्चन के अंदर लगभग पहुंचेगी। रीजन बीइंग हमने थोड़ा सा जब कैलकुलेशन किए तो राउंडिंग ऑफ एरर्स आ जाते हैं, राउंडिंग ऑफ एरर्स आ जाते हैं, राइट। तो ये 1 लाख तक फोर्थ ईयर एंड तक ये 1 लाख पर पहुंच जाएगी। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, इनिशियल मेजरमेंट हो गए, परचेज किया तो क्या होगा, राइट। और परचेज के अंदर हमने सारे केसेस की, सारे पार्ट्स की बात कर ली। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अगर मैंने एसेट को परचेज नहीं किया, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो क्या क्या कॉस्ट में ऐड किया जाएगा? हर वो खर्चा जो हम परचेज में ऐड करते हैं वैसे ही, लेकिन यहां पर एक और चीज, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ऐड हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ऐड हो जाएगी। यहां पर एक एडिशनल चीज आती है विच इज बोरोइंग कॉस्ट। इसके लिए मेरा एक स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको हमें पढ़ना होता है। बोरोइंग कॉस्ट कैसे और कितनी अप्लाई की जाती है। यहां पर क्वालिफाइंग एसेट की बात की जाती है। अगर एसेट क्वालिफाइंग एसेट है तो उसके अंदर बोरोइंग कॉस्ट को ऐड किया जाता है। कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है उसकी भी बात की जाती है। तो बोरोइंग कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। ये मैं बोरोइंग कॉस्ट के स्पेसिफिक आईएएस के अंदर पढ़ूंगा। ये स्पेसिफिक आईएएस के अंदर आप पढ़ेंगे। पर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है तो आपको पता होना चाहिए बोरोइंग कॉस्ट उसका एक पार्ट होगी। क्या चीजें यहां पर एक्सक्लूड की जाएंगी, क्या चीजें नहीं आएंगी? मान लीजिए मेरे लेबर ने कुछ कुछ वेस्टेज कर दी। कोई लेबर की स्ट्राइक हो गई, वेस्ट मटेरियल वेस्ट हो गया, अदर रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, चोरी हो गई, थेफ्ट हो गई, मटेरियल बारिश से गीला हो गया। मैं बिल्डिंग बना रहा था, सीमेंट बारिश से गीला हो गया, मेरा रॉ मटेरियल सारा खराब हो गया। तो वो सारी चीजें यहां पर इंक्लूड नहीं की जाएंगी कॉस्ट में, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हैं, ये एसेट नहीं है, ये मेरा नुकसान है। इंटरनल प्रॉफिट्स
टू बी एलिमिनेटेड मतलब मेरे पास मैं एसेट एसेट को यूज अभी बना रहा था, जब तक एसेट बना नहीं उससे मैंने कुछ बेनिफिट्स ले लिए, जब तक एसेट बना नहीं उससे कुछ बेनिफिट ले लिए। बिल्डिंग बना रहा था, खाली लैंड पड़ा था, उसको मैंने पार्किंग पार्किंग के लिए दे दिया, पार्किंग के लिए दे दिया, ठीक है जी। उस पे बिल्डिंग बना रहा हूं वैसे, तो पार्किंग लॉट से कुछ पैसे आए होंगे, क्या उसको इंक्लूड करना है? नो, उसको एलिमिनेट कर देना है, उसको उसको इंक्लूड नहीं करना है, राइट, उसको इंक्लूड नहीं करना। चलिए जी, ये मेरा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स की भी बात हो गई। इसमें मेनली मेजरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज सबसे इंपॉर्टेंट है। परचेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे चलते हैं। फिर बात आई एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की। अगर मैं एसेट को करता हूं जी एक्सचेंज, प्रोडक्शन एसेट को ना मैं खरीद रहा हूं, ना मैं खरीद रहा हूं, ना बना रहा हूं, मैं एक एसेट दे रहा हूं, दूसरा एसेट ले रहा हूं। अब ऐसे केस के अंदर मेरे एसेट की कॉस्ट क्या होगी? क्योंकि मेरे पास, मैं एसेट को तो दे रहा हूं, दूसरा एसेट दे रहा हूं, तो मैं कॉस्ट किसको मानूंगा? जो एसेट दिया उसकी वैल्यू को, जो एसेट आया उसकी वैल्यू को, या जो एक्स्ट्रा पैसे दिए उसकी वैल्यू को, किसको मानूंगा? तो बोला जाता है जी इसके दो केस हैं। अगर एक्सचेंज के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस है, कमर्शियल सब्सटेंस मतलब उस एक्सचेंज से एक्चुअली में कोई प्रॉफिट एंड लॉस पे फर्क पड़ने वाला है। मतलब मैंने ऑल्टो दी और मैंने वापसी में मैंने मान लीजिए फॉर्च्यूनर ले ली, ऑल्टो दी वापसी में थार ले ली। तो यहां पर कमर्शियल सब्सटेंस है, जो गया एसेट और जो आया उसके अंदर डिफरेंस है। दोनों कैसे बिहेव करेंगे, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, क्या वैल्यू रखते हैं, उसके अंदर फर्क है। इट इज कमर्शियल सब्सटेंस। तो एक्सचेंज सिर्फ नाम का एक्सचेंज नहीं है, उसमें एक्चुअली दम था, उसमें एक्चुअली रीजन था। अगर एक्सचेंज में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है मान लीजिए, तो उसका अलग केस है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो मेरे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल है, रादर प्रेफरेंसेस है। पहला प्रेफरेंस, पहला प्रेफरेंस देखो, कभी भी किसी चीज की कॉस्ट देखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हम क्या लेके आए हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या दिया है, हमने क्या दिया है। तो द फर्स्ट प्रेफरेंस इज कि मैंने एसेट कौन सा गिव अप किया है, उसकी फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। मैंने ऑल्टो दी, ऑल्टो का फेयर वैल्यू कितना था, प्लस अगर उसके साथ साथ अगर कुछ कैश भी देना पड़ा, ऑल्टो के साथ फॉर्च्यूनर ऐसे ही आ जाएगी क्या? नहीं, फॉर्च्यूनर के लिए कुछ एडिशनल पैसे भी देने पड़ेंगे। ऑल्टो तो दी प्लस एडिशनल पैसे दिए, तो ये मेरी कॉस्ट हो जाएगी। अगर ये बाई चांस किसी वजह से मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्या अवेलेबल नहीं है? कैश पेड तो हमेशा अवेलेबल होगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अवेलेबल नहीं है। तो फिर जो एसेट लेके आ रहा हूं उसका उसका फेयर वैल्यू देख लो, उसकी तो कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होगी। ये तो आप एक्सचेंज करके ला रहे हैं, लोग उसको कैश में भी तो खरीदते होंगे, उसकी वैल्यू देख लो। अगर वो भी नहीं अवेलेबल किसी वजह से, तो थर्ड लास्ट ऑप्शन क्या है? अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू देखो, बुक वैल्यू तो है ना आपकी एसेट की, वो देख लो, और उससे एडिशनल अगर आप कैश पे कर रहे हो तो वो देख लीजिए, वो देख लीजिए, राइट। अब ये केस हो गया थर्ड प्रेफरेंस। थर्ड प्रेफरेंस क्यों, इसमें थर्ड प्रेफरेंस क्यों है? बुक वैल्यू हमेशा रिप्रेजेंटेशन, अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं होती कि एसेट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसलिए इसको थर्ड थर्ड प्रेफरेंस रखा गया। एक्सचेंज के अंदर अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, क्या? क्या मैं कैरिंग वैल्यू लूंगा एसेट की? जो ये थर्ड थर्ड केस था वही है, वही ओनली ऑप्शन है मेरे पास। ये जो थर्ड केस है ना, वही ओनली ऑप्शन है मेरे पास। क्या? क्योंकि अब मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप भी नहीं, मेरे को लेने की जरूरत, कैश पेड भी लेने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप लूंगा और कैश पेड इफ एनी। इसका एग्जाम्पल मैं से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने नई नई गाड़ी ली थी, ब्लैक कलर की, जैसे ही घर लाया तो घर वालों ने बोला अरे काली गाड़ी नहीं लेते। मैं ब्लैक क्रेटा लेके आया था, घर वालों ने बोला काली गाड़ी नहीं लेते। मैं अगले दिन गया, मैंने उसको एक्सचेंज, मैंने बोला जी नहीं, मैं काली गाड़ी नहीं रखना चाहता, घर वाले मना करते हैं, मेरे को चाहिए व्हाइट कार, तो इसको प्लीज एक्सचेंज कीजिए। तो अगर वो एक्सचेंज करते हैं तो इसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस है क्या? नहीं। कोई जो दम वाली बात है क्या? नहीं। यहाँ पर कोई बेनिफिट और प्रॉफिट एंड लॉस में, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में कोई फर्क आएगा? नहीं। क्रेटा काली भी वही काम करती, सफेद भी वही काम करती, तो यहाँ पर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है।
तो मैं क्या करूंगा, मेरे एसेट की वैल्यू, नए एसेट की वैल्यू, काली गाड़ी की एसेट की तो निकल चुकी होगी, नई एसेट की वैल्यू क्या होगी, नई एसेट की वैल्यू क्या होगी, व्हाइट कार, जो भी मैंने काली गाड़ी दी उसकी बुक वैल्यू, प्लस अगर मैंने कुछ एडिशनल मुझे कैश देना पड़ा, कुछ एडिशनल कैश देना पड़ा, क्यों देना पड़ सकता है, कलर चेंज के लिए, राइट, या फिर कुछ कुछ छोटी मोटी इनएफिशिएंसीज की वो कवर अप करने के लिए थोड़ा बहुत कैश देना पड़ सकता है, उसको मैं ऐड कर लूंगा। तो ये मेरे एक्सचेंज को ट्रीट करने के वे हो गए। जनरली इसके अंदर आपके ये दो केसेस, प्रेफरेंस 1 और 2 के ऊपर सवाल आपको आ सकता है, यहां पर सवाल बन सकता है, तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन के लिए। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए एक्सचेंज में मैंने कैश दिया नहीं है, कैश रिसीव हो गया है, मैं गाड़ी लेने गया, मैंने क्रेटा दी, वापसी में मांगी ऑल्टो, तो क्या मेरे को हाथ से कैश देना पड़ेगा? नहीं, उल्टा वो कैश दे के भेजेंगे, बोलेंगे सर आप गाड़ी भी ले जाइए और ये एक्स्ट्रा कैश है वो भी ले जाइए। तो अब जो मेरी ऑल्टो की वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू में मैं क्या करूंगा, क्रेटा की पूरी वैल्यू ले लूंगा जो एसेट दे के आया हूं? नहीं, तो जो कैश साथ में मिला है उस वैल्यू को, उस कैश रिसीव्ड को अबव अमाउंट से डिडक्ट कर देंगे, ध्यान रखिएगा, बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ऐसे केस के अंदर मेरी जर्नल एंट्री क्या आएगी, जर्नल एंट्री क्या आएगी, मेरा एसेट अकाउंट डेबिटेड, जो मेरा न्यू एसेट है, न्यू एसेट अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, ओनली इफ रिसीव्ड, अगर मेरे को कुछ रिसीव हो गया है गलती से कैश, राइट। टू, मैंने क्या गिव अप किया, मैंने क्या गिव अप किया, एसेट गिवन अप, एसेट गिवन अप, उसकी कुछ वैल्यू होगी, और साथ में मैंने कुछ कैश दिया हो सकता है टू कैश अकाउंट, इफ गिवन, ये तो चलो दिया हो ही सकता है जनरली, तो इसको इफ गिवन के लिए लिखने की जरूरत नहीं। अब इस एक्सचेंज का बराबर बराबरी नहीं हो सकती, हो सकता है यहां पर कुछ गेन या लॉस हो रहा हो, तो अगर लॉस ऑन एक्सचेंज आएगा तो यहां पर आएगा लॉस ऑन एक्सचेंज अकाउंट डेबिटेड, या टू गेन ऑन एक्सचेंज आएगा तो यहां पर आएगा। ये मेरी एंट्री आ जाएगी, ये मेरी एक्सचेंज को लेकर एंट्री आ जाएगी। आई होप एक्सचेंज भी क्लियर है, आई होप एक्सचेंज भी क्लियर है। तो मैंने क्या क्या बातें कर ली, ध्यान से देखिएगा जरा, क्या क्या बातें कर ली, ध्यान से देखिए। मेरी इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट के ऊपर, इनिशियल मेजरमेंट परचेज्ड, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, एक्सचेंज, एक्वायर्ड वाया गवर्नमेंट ग्रांट, चार केसेस के अंदर डिफरेंट तरीके से हो सकती है, हमेशा होगी कॉस्ट पे। परचेज के अंदर कॉस्ट मेरी कैसे निकलेगी, परचेज प्राइस लूंगा, उसके अंदर मैं कैश डिस्काउंट नहीं लूंगा, कैश डिस्काउंट को माइनस नहीं करूंगा, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दूंगा। इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस अगर नॉन रिफंडेबल है तो इसके अंदर ऐड किए जाएंगे, अगर रिफंडेबल है तो ऐड नहीं करूंगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस इसके अंदर ऐड कर दूंगा, जिसमें कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग की भी बात हमने करी, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी ले लूंगा। जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट है उसको मैं हर साल क्या करूंगा, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, इसको बोलते हैं जी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, हर साल करते चलूंगा। ध्यान रखिएगा, हर साल इसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करते चलूंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, हर साल इसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करते चलूंगा। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, अगर मेरा एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है मैंने, तो सेम प्रिंसिपल, जैसे परचेज ऑफ एसेट है वैसे सेम प्रिंसिपल्स लगेंगे, लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को ऐड किया जाएगा, और अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट है, अगर ये क्वालिफाइंग एसेट है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे एज पर द रेलिवेंट स्टैंडर्ड। ठीक है जी। देन मैंने बात की अगर एसेट एक्सचेंज हो रहा है तो अगर उसमें कमर्शियल सब्सटेंस है तो पहला प्रेफरेंस, मैंने जो एसेट दिया और कैश दिया उसकी वैल्यू नहीं, तो जो एसेट आया उसकी वैल्यू नहीं, तो जो मैंने एसेट दिया उसकी कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू प्लस कैश दिया उसकी, उसको देखेंगे। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो जो कमर्शियल मैंने एसेट दिया, जो एसेट दिया उसकी कैरिंग वैल्यू प्लस कैश पेड को देखेंगे। अब इन्हीं सभी चीजों के ऊपर मैंने इस एक्सचेंज को भी खत्म कर दिया, और यहां तक मेरी इनिशियल मेजरमेंट खत्म होती है। इनिशियल मेजरमेंट यहीं तक है और यहां पर इनिशियल मेजरमेंट खत्म होती है। आगे आती है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, मेरे एसेट की वैल्यू फ्यूचर में बुक्स में कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट दो मॉडल्स पे की जा सकती है। आज तक आप एक ही बात समझते आए कि मेरे एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे प्रेजेंट करना है, ये बोलता है नहीं, ये बोलता है जी नहीं।
मेरे एसेट को आप दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, दो मॉडल्स हैं। आप एसेट को हमेशा अपनी कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर सकते हैं, विच इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, या आप एसेट को रीवैल्यू कर सकते हैं, उसको अपनी आज की मार्केट वैल्यू पे लेके आ सकते हैं। तो दोनों केसेस के अंदर क्या किया जाएगा, मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड या कॉस्ट मॉडल में कैसे मेरी कैरिंग वैल्यू निकलती है, जो भी इनिशियल कॉस्ट है उसमें से मैं माइनस करता हूं जी आज तक की डेप्रिसिएशन और आज तक का इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट की बात अलग से नेक्स्ट लेक्चर में इंपेयरमेंट की बात होने वाली है, तो इंपेयरमेंट भी आपको समझ लेगा कि क्या होता है। आज तक का डेप्रिसिएशन, आज तक की इंपेयरमेंट को माइनस करके हम कैरिंग वैल्यू पे पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे जी कैरिंग वैल्यू पे। और अगर रीवैल्यूएशन मेथड है तो मेरा जो भी जिस दिन मैंने रीवैल्यू किया उस दिन की रीवैल्यूएशन की उस दिन की रीवैल्यूड वैल्यू देखेंगे, फेयर वैल्यू देखेंगे उस दिन, उसमें से उस दिन के बाद की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उस दिन के बाद का इंपेयरमेंट लॉस माइनस करेंगे, तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू एज ऑन डेट आ जाएगी। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अगर कोई भी मेथड अप्लाई करना है तो वो एक एसेट पे नहीं, सारे क्लास ऑफ एसेट्स पे लगेगा। सर ये रिवैल्यूएशन मॉडल कैसे है, क्या है, बातें करते हैं, अभी बातें करते जाएंगे। बस बेसिकली रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर आपको फेयर वैल्यू लेनी होती है, दैट्स इट। फेयर वैल्यू लेनी है, डेप्रिसिएशन जिस दिन फेयर वैल्यू ले ली उस दिन से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस नहीं, और डेप्रिसिएशन वहां से चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। बस इतनी सी बात। अब हम बात करेंगे जी, अब हम बात करेंगे इसके अंदर डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन क्या है, क्यों लगाते हैं, कैसे लगा सकते हैं। तो एक मैं आपका आज भ्रम दूर कर दूं कि डेप्रिसिएशन वेयर एंड टियर है। नहीं बच्चे, अगर मेरा एसेट पड़ा है, उसको कुछ नहीं हुआ है, मैं मान लीजिए मेरा एसेट रेडी टू यूज है, मेरे एसेट पे पन्नी चढ़ी हुई है, वो बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन के अंदर है, मेरे को पता है मैं उसको 5 साल ही यूज कर सकता हूं, 1 साल निकल गया मैंने यूज नहीं किया, तो क्या उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती? सर फिर भी होती है। तो फिर मैं क्या इसको वियर एंड टियर बोल सकता हूं? उसमें कोई वियर एंड टियर तो है ही नहीं। अगर है नहीं तो मैंने चार्ज क्यों करी? तो डेप्रिसिएशन मेरा वियर एंड टियर नहीं है, मेरा डेप्रिसिएशन है जी सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये एक कंसेप्ट होता है मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंट्स का। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब मैं 1 साल के खर्चे को 1 साल के रेवेन्यू के साथ कंपेयर करता हूं, बस। मैं 1 साल के खर्चे को 1 साल के रेवेन्यू के साथ कंपेयर करता हूं, बस। राइट। मैं 1 साल के रेवेन्यू को उसके सामने मैं 10 साल के खर्चे नहीं लिख सकता। तो मेरे पास मान लीजिए मैंने एसेट खरीदा आज 10 लाख रुपए का, जिसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। तो मुझे बताइए 1 साल का खर्चा है या 10 साल का? सर ऑब्वियसली 10 सालों का। तो मैं इस 10 लाख की वैल्यू को 10 सालों में बांटना चाहता हूं, दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन इज। तभी इसको बोला गया इट इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ। मैं अपने क्या करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं ये मेरा एसेट का खर्चा है ना, जो एसेट का खर्चा है उसको यूजफुल लाइफ में बांट दो। अब ऐसा बहुत बार होता है कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, मैं फिर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये लॉस इन वैल्यू नहीं है, मैं एसेट की वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूं ओवर इट्स लाइफ, ओवर इट्स लाइफ। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। मेरी डेप्रिशिएबल अमाउंट होगी क्या? मेरी डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है जो भी मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट है माइनस रेजिडुअल वैल्यू, जो मैंने जिस पे खरीदा, जिस पे भी कॉस्ट पे मैंने उसको रिकॉग्नाइज किया, माइनस जिस वैल्यू पे मैं उसको बेच पाऊंगा, निकाल पाऊंगा, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, दैट इज माई डेप्रिशिएबल अमाउंट, दैट इज माई डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, एज पर योर, आपको जो ठीक लगे कि आपके लिए सुटेबल। तो एसएलएम के अंदर मैं क्या करता हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड, बहुत ही सिंपल। जो भी डेप्रिशिएबल अमाउंट है, मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? आप जानते हैं मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है। डेप्रिशिएबल अमाउंट मैंने बोला पहले ही, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसको डिवाइड कर देते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट से, डिवाइड इट बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। डब्ल्यूडीवी भी हो सकती है, डब्ल्यूडीवी भी हो सकती है, विच इज माई रिटर्न डाउन वैल्यू। मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे चार्ज किया जाता है? रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे चार्ज किया जाता है जी? रिटर्न डाउन वैल्यू अगेन सिंपल मेथड है, आप बार बार पढ़ के आए हैं।
आप बार बार आज तक पढ़ते आए हैं रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर भी कि मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होती है जी। मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है वॉट एवर इज माई ओपनिंग कैरिंग वैल्यू, साल की शुरुआत के अंदर जो वैल्यू है, जो एसेट की साल की शुरुआत के अंदर वैल्यू है, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू, उसके ऊपर एक हम फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे एंड इसी से मेरी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकलेगी। एक और मेथड होता है विच इज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ऐसी जगह जहां पर मेरे को फिक्स पता है कि मशीनरी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर सकती है। मान लीजिए कोई प्रिंटर है, स्पेशलाइज प्रिंटिंग मशीन है, जो मुझे पता है कि इतने नंबर ऑफ पेजेस छापेगी, तो उस केस के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का सूटेबल वे क्या होता है? उस केस के अंदर सूटेबल वे क्या होता है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ, जितना मैं उसको थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ यूज कर सकता हूं, इनटू इनटू डेप्रिशिएबल अमाउंट, इनटू डेप्रिशिएबल अमाउंट, इनटू डेप्रिशिएबल अमाउंट। करना क्या चाह रहा हूं मैं? कह रहा हूं जी मेरी जितनी डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो टोटल टोटल प्रोडक्शन यूनिट से, टोटल प्रोडक्शन यूनिट से। मान लो मैं 10 लाख की मशीनरी लाता हूं, 1 लाख यूनिट्स बना सकता हूं, तो हर यूनिट के लिए 10 रुपए की मशीनरी कंज्यूम हो रही है। अगर इस साल मैंने 1 लाख यूनिट्स में से 10,000 बना दिए, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करके उसको मैं डेप्रिसिएशन में चार्ज कर दूंगा। सिंपल बात, सिंपल बात। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन मेरी कब से चार्ज होगी? जिस दिन से मेरा एसेट रेडी टू यूज हो गया, उस दिन से डेप्रिसिएशन में चार्ज करना शुरू कर दूंगा। और किस दिन रोकूंगा? उस दिन जिस दिन मैंने एसेट को अपनी बुक्स से डी रिकॉग्नाइज कर दिया, या फिर उसको मैंने मार्क कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल, या तो बेच दिया, निकाल दिया, डिस्पोज कर दिया, या फिर बोल दिया कि ये हेल्ड फॉर सेल है। इसके अंदर हम डिस्कशन अगर अगेन एसेट्स हेल्ड फॉर सेल या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की बात करेंगे, उसके अंदर भी ये बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना हम बंद कर देते हैं ऐसे ही। अगर मैं डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज करता हूं, यूजफुल लाइफ को चेंज करता हूं, रेजिडुअल वैल्यू को चेंज करता हूं, ये चेंज इन एस्टिमेट्स काउंट होते हैं, चेंज इन एस्टिमेट्स काउंट होते हैं और इनको प्रोस्पेक्टिवली चेंज किया जाता है। इसकी बात हम आईएएस 8 एंड 10 में करने वाले हैं, आईएएस 8 और 10 में करने वाले हैं। तो ये भी बात हमारी हो गई। तो डेप्रिसिएशन सिंपल है जी। डेप्रिसिएशन में ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, 3 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, और डेप्रिसिएशन कब शुरुआत होगी, कब खत्म की जाएगी, और उसकी बात की जाती है। अगर ऐसे डेप्रिसिएशन में कोई भी चेंज आता है मेथड में, यूजफुल लाइफ में, रेजिडुअल वैल्यू में, आईएस 8 और 10 की बात करेंगे, उसमें जाके बात करेंगे कि ये चेंज इन एस्टिमेट है और प्रोस्पेक्टिवली इसको डील किया जाता है। मतलब जो भी चेंज होगा आज से फ्यूचर में देखा जाएगा। आज तक मुझे लग रहा था कि उसकी एसेट की यूजफुल लाइफ 10 साल होगी, 2 साल निकल गए, 8 साल बचे हैं, अब मुझे लगा कि नहीं एसेट अभी 15 साल और चल सकता है, तो मैं पिछले 2 साल को भूल कर अभी आज की वैल्यू को 15 साल में डिवाइड करना शुरू कर दूंगा। दिस इज प्रोस्पेक्टिव चेंज। चलिए जी, अब मेरे रीवैल्यूएशन मॉडल को लेकर कुछ बातें हो जाएंगी, मेरे रीवैल्यूएशन के मॉडल को लेकर कुछ बातें हो जाएंगी, क्योंकि ये आपके लिए नया है, इसको लेकर बातें हो जाएं, इसके इसमें क्या किया जाता है, कैसे डील किया जाता है एसेट के साथ, उसको समझें। मेरा रीवैल्यूएशन पहले देखेंगे जी कि रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है। रीवैल्यूएशन का मतलब है कि मैं एसेट को आज से फेयर वैल्यू पे प्रेजेंट करूंगा, फेयर वैल्यू पे प्रेजेंट करूंगा, मतलब एसेट को उसकी मार्केट वैल्यू पे प्रेजेंट करूंगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं। तो क्या मेरे को हर साल उसकी फेयर वैल्यू देखनी है? नो। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर तो छोटे मोटे चेंजेस आ रहे हैं वैल्यू में, तो फिर 3 से 5 साल में एक बार रिवैल्यू कर लो। अगर बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, सिग्निफिकेंट बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं वैल्यू में, फिर देखो, फिर एनुअली रिवैल्यूएशन की बात करेंगे। नहीं तो कैसे फ्रीक्वेंसी रखनी है? 3 से 5 साल में एक बार बस बहुत है, 3 से 5 साल में एक बार बहुत है, नहीं तो एनुअली, राइट। अब मेरा जो रीवैल्यूएशन मॉडल है, इसके अंदर ऑब्वियसली जब एसेट रीवैल्यू किया जाएगा तो उसकी या तो वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, उसकी वजह से या आएगा गेन या लॉस। तो उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे डील करना है,
अगर तो मैं पहली बार रीवैल्यू कर रहा हूं एसेट को, पहली बार पहली दफा मैंने बोला रीवैल्यूएशन करेंगे, अब इसकी एसेट की वैल्यू हो रही है इंक्रीज, मतलब प्रॉफिट हो रहा है भैया, तो क्या पीएनएल में डाल दूं? नो। क्यों नहीं डालना? हमने ओसीआई जब पढ़ा था कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो हमने समझा था कुछ कुछ हमारे बेनिफिट्स ऐसे होते हैं, कुछ गेन्स ऐसे होते हैं कि जो एक्चुअली में रियलाइज नहीं हो रहे। ये ऐसा गेन है जो मेरे को सिर्फ और सिर्फ, देखो मेरे को सिर्फ और सिर्फ अच्छा फील करा रहा है, लेकिन रियलाइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एसेट को मैं यूज करने वाला हूं, एसेट को बेचने नहीं वाला। तो इसका बेनिफिट, अगर वैल्यू बढ़ भी जाए तो मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। हाँ, फॉर फेयर प्रेजेंटेशन मैंने इसकी वैल्यू बढ़ाई है बुक्स के अंदर। अब इसका क्रेडिट साइड पीएनएल में डाल दूंगा, तो मान लो मेरा 50 लाख का जनरल प्रॉफिट था, लेकिन मेरी एसेट की वैल्यू 1 करोड़ बढ़ गई, 1.5 करोड़ प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा सबको, तो मेरे इन्वेस्टर्स बोलेंगे लाओ भैया डिविडेंड, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। हम क्या कहते हैं, इसको अलग से प्रेजेंट करो, ये बेनिफिट है, लेकिन ये ऐसा गेन है जो इन्वेस्टर को नजर आना चाहिए कि ये ऐसा गेन है जो मैंने रियलाइज नहीं किया, मेरे को कैश में फील नहीं होगा, कैश में फील नहीं होगा। तो अगर पहली बार रिवैल्यूएशन है तो क्रेडिट किया जाएगा जी रिवैल्यूएशन सरप्लस में, जो जाता है ओसीआई के अंदर। मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से एक अकाउंट बनाऊंगा जिसमें इंक्रीज को डालूंगा, गेन को डालूंगा, और ये जाएगा ओसीआई के अंदर। अगर वैल्यू गिर गई है तो प्रूडेंस कहता है पीएनएल में डालो, अब नहीं मैं कहता रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्यों? प्रूडेंस कहता है इसको इसको पीएनएल में डालो, इसको पीएनएल के अंदर डालो। ये पता होना चाहिए कि मेरे एसेट की वैल्यू गिर गई है, प्रूडेंस कहता है इसको पीएनएल के अंदर डालो, और मैं पीएनएल में डालू। अगर पहले भी रिवैल्यूएशन हो चुकी है, अब की बात करते हैं फिर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, पहले भी रिवैल्यूएशन हो चुकी है। पहले जब रिवैल्यूएशन हुई थी तो मैंने बढ़ाया था तो मैंने क्या किया होगा? अगर मैंने बढ़ाया था तो मैंने ओसीआई के अंदर कुछ वैल्यू डाली होगी। पहले भी मैंने मतलब मैंने सॉरी, ऐसे नहीं समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट रखा है मैंने। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन मतलब मेरा रिवैल्यू हो रही है, मेरा मैंने सेकंड टाइम या थर्ड टाइम रिवैल्यू कर रहा हूं। पहले भी मैं एसेट को कई बार रिवैल्यू कर चुका हूं, पहले भी मैं एसेट को रिवैल्यू कर चुका हूं। अब देखूंगा कि मेरा एसेट इस बार क्या हो रहा है, इस बार मेरा रिवैल्यू करने पे बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर इस बार रिवैल्यू करने पे बढ़ रहा है और पिछली बार भी बढ़ा था, तो सिंपल है, तो सिंपल है ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालो, जो कि ओसीआई में जाएगा। वो भी ओसीआई में गया था, अब भी ओसीआई में कर दो, सरप्लस मेरा बढ़ जाएगा। सिंपली, पहली बार, पिछली बार भी नुकसान था, अब भी नुकसान है, पिछली बार भी नुकसान था, अब भी नुकसान है, फिर पहले भी पास्ट प्रीवियस भी लॉस था, अब भी डिक्रीज हो रही है। ये फोर्थ केस देखना, फोर्थ केस देखना, पहले फर्स्ट डिस्कस किया, फोर्थ केस दिखना। तो पहले भी पीएनएल में डाला था, अब फिर पीएनएल में डाल दूंगा। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम कि पहले लॉस हुआ था, अब मेरा बेनिफिट हो रहा है। पहले मैंने रिवैल्यूएशन में बढ़ा दी थी वैल्यू सरप्लस में, अब सॉरी, अब मेरा पहले मैंने गिरा दी थी वैल्यू, रिवैल्यूएशन मैंने पीएनएल में डाल दी थी, अब मेरा प्रॉफिट हो रहा है, अब मेरी वैल्यू बढ़ रही है। अब क्या करूं? अब मैं डायरेक्टली रिवैल्यूएशन सरप्लस में नहीं डालूंगा, जो वैल्यू को मैं पहले पीएनएल से चार्ज कर चुका हूं कभी, उतना उतना मैं पीएनएल में वापस क्रेडिट कर दूंगा। मैं बोलूंगा मैंने लॉस मार्क कर लिया था, उसको उतना मैं प्रॉफिट मार्क कर लेता हूं, क्योंकि ये तो रियलाइज हो गया एक तरह से, क्योंकि मैंने नुकसान को रियलाइज कर लिया था, तो उसके पैरेलल प्रॉफिट को भी रियलाइज कर लूंगा, और बचा हुआ बैलेंस मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दूंगा, मैं बचा हुआ बैलेंस रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दूंगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे इस बार 1,20,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ है, पहले कभी 80,000 का लॉस हुआ था, तो मैंने पीएनएल में डाला होगा, मैं 80,000 का लॉस को कवर करने के लिए वापस पीएनएल को क्रेडिट कर दूंगा, और बाकी बचा हुआ 40,000 ओसीआई में डाल दूंगा। चलिए जी, अगर मेरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है इस बार, और पहले मैंने गेन मार्क किया था, पहले बढ़ाया था वैल्यू, अब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो पहले क्या किया था मैंने? पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाला था, अब उसको पहले कम करेंगे, उसको डेबिट करूंगा पहले, जितना उसमें बैलेंस पड़ा है तब तक तो उसी को कम करूंगा। उससे ऊपर नुकसान हो जाए तो पीएनएल अकाउंट, उससे ज्यादा नुकसान हो जाए तो पीएनएल अकाउंट के अंदर। ये बात हो गई। तो मैं, अगर तो देखो जो पहले चल रहा था वही अभी हो रहा है, तो सेम चीज को बढ़ा देंगे, कम कर देंगे।
ठीक है जी, मतलब 1 और 4 की बात कर रहा हूं, पहले भी फायदा, अब फिर फायदा, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को बढ़ा दो, पहले भी नुकसान, अब भी नुकसान, तो लॉस P&L में डाल दो, राइट। जहां मेरे पास पहले नुकसान था, अब फायदा हो रहा है, तो पहले नुकसान को रिवर्स करके फायदे को बुक करेंगे। और अगर पहले मेरे पास पहले फायदा था, अब नुकसान हो रहा है, तो पहले वाले फायदे को खत्म करके अब नुकसान बुक करेंगे। सिंपल सी बात, सिंपल सा फंडामेंटल। देन रीवैल्यूएशन मॉडल का मैंने बात कर ली, कितनी कब रीवैल्यू करना है। अब रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर मेरे पास सरप्लस बचता है, ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस, जो मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस है ओसीआई के अंदर, ये पड़ा रहेगा मेरे पास, कहां पड़ा रहेगा, इक्विटी के अंदर, अदर एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आती है, उसके अंदर चलता रहेगा। तो क्या ये वहीं रहेगा? नहीं, इसको हम, आप ध्यान रखिएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस कभी भी रिक्लासिफाई नहीं होता है टू P&L, नॉट रिक्लासिफाइड टू P&L। ये हमने फॉर्मेट के अंदर समझा था, मतलब ये P&L में कभी नहीं जाता, P&L से रूट नहीं होता। अगर P&L से कोई चीज रूट नहीं होगी, तो इसको खत्म करना कहां से खत्म किया जाएगा, इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दिया जाएगा, मतलब बैलेंस शीट में रह के इसका हिसाब किताब होगा, इसको P&L में दोबारा कभी नहीं लाऊंगा। तो अगर मेरा एसेट ही खत्म हो गया, तो उसके ऊपर किस तरह का सरप्लस भैया, अब तो वो रियलाइज हो ही गया ना, तो जितना भी बैलेंस मेरे पास पड़ा है, फुल बैलेंस फुल बैलेंस मैं रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दूंगा। अब तो मैंने रियलाइज कर लिया ना प्रॉफिट, पर P&L में नहीं डालूंगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में। क्योंकि P&L में क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि एक साल का बेनिफिट नहीं है, जितने साल एसेट यूज किया उनका बेनिफिट है। तो अब इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दूंगा, अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अंदर डाल दूंगा, राइट। एक्सेस डेप्रिसिएशन, अगर चार्ज हो रही है, ये इसकी बात करेंगे, मतलब ये तब था जब मेरा पीपी डी रिकॉग्नाइज हो चुका है। ये वाला केस तब था जब मैंने पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डी रिकॉग्नाइज कर दिया है, बुक्स के से निकाल दिया है। ये केस तब है जब मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अभी भी यूज हो रहा है, तब मैं सरप्लस को कैसे यूज कर सकता हूं? जनरली तो मैं नहीं छेड़ूंगा, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है, जिसका मतलब, जिसको बोलते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन। ये मेरे पास ऑप्शनल है, ध्यान रखिएगा, दिस ट्रीटमेंट इज ऑप्शनल, दिस इज एन ऑप्शनल ट्रीटमेंट। जनरली तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन देयर इज एन ऑप्शनल ट्रीटमेंट। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रॉफिट को रियलाइज्ड मानूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलता हूं जो भी डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड एसेट थी, जो मेरा आज की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, माइनस जो वैल्यू, अगर मैं एसेट को रीवैल्यू ना करता और उसकी डेप्रिसिएशन होती, उसको इसमें से माइनस कर दो। मैं जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, दिस इज एक्सेस डेप्रिसिएशन। इसको इसको इतनी वैल्यू को मैं हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकालकर रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल सकता हूं, अगेन दिस इज ऑप्शनल। अगर आपके पास ऑप्शन हो सवाल के अंदर, तो आप इसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए जी, अगर मैंने एसेट को यूज कर लिया, मान लीजिए एसेट को मैंने 10% यूज कर लिया, तो 10% मैंने एडिशनल, मेरी एसेट की वैल्यू थी 10 लाख, मैंने बढ़ा के 20 लाख कर दी, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करता 1 लाख, अब कर रहा हूं 2 लाख। तो जो एडिशनल 1 लाख है, वो क्यों है? क्योंकि मेरी वैल्यू बड़ी थी। अब ये मैंने एडिशनल 1 लाख की एसेट की वैल्यू को रियलाइज कर लिया, यूज कर लिया, तो इसको मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल सकता हूं, सिंपल सी बात। चलिए जी, ये भी बात हो गई। फाइनली इसके अंदर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में एक बात आती है कंपोनेंट अकाउंटिंग की। मेरा रिवैल्यूएशन मेरा रिवैल्यूएशन मॉडल खत्म होता है, दिस इज सब्सिक्वेंट, एक कंपोनेंट अकाउंटिंग की बात आती है। कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होता है? जब मैं एसेट के अंदर, मतलब मैं जो मेरा एसेट है, उसके किसी एक सिग्निफिकेंट पार्ट को रिप्लेस कर रहा हूं, राइट, जिसकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। तो हर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मेरी मशीनरी के अंदर मान लीजिए कोई बड़ी मोटर है, कोई टरबाइन है, इंजन है एयरक्राफ्ट के अंदर, तो अगर ऐसे बड़े बड़े एसेट्स हैं जिनकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, अपने आप के अंदर वो बड़ी वैल्यू है, तो मैं उसको अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से सेपरेटली भी डेप्रिशिएट कर सकता हूं।
उसको अलग से भी डेप्रिशिएट कर सकता हूं। हाँ, अगर सबकी यूजफुल लाइफ सेम है तो मुझे अलग से डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं टुगेदर डेप्रिशिएट कर दूंगा। लेकिन अगर उनकी यूजफुल लाइफ अलग है, मान लीजिए एक एयरप्लेन की बॉडी जो होती है उसकी यूजफुल लाइफ अलग है, उसके इंजन की यूजफुल लाइफ अलग है, तो मैं दोनों को अलग अलग डेप्रिशिएट करूंगा। दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट अकाउंटिंग, कि मैं पूरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक साथ नहीं, अलग अलग तरीके से देख के सेपरेटली डेप्रिशिएट कर रहा हूं। अगर सिग्निफिकेंट अगर मैं रिप्लेस करता हूं सिग्निफिकेंट पार्ट को, तो क्या किया जाएगा, मेरा ओल्ड पार्ट डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। अब मैंने इंजन बदला तो इंजन को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, बॉडी को एज इट इज रखेंगे और नए पार्ट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, बस सिंपल सी बात। इंजन गया तो इंजन आया, इंजन पुराने को निकाल देंगे, नए को ऐड कर लेंगे। अब नई कैरिंग अमाउंट कितनी होगी इंजन की, मान लो कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन डेट ऑफ रिप्लेसमेंट, जिस दिन रिप्लेस किया उसकी बुक वैल्यू देखी, प्लस नए पार्ट की कॉस्ट, माइनस ओल्ड पार्ट जितने में चला गया। अगर कॉमन वैल्यू पे काम कर रहा था जी, अगर कॉमन वैल्यू पे काम कर रहा था, अगर मैं कॉमन वैल्यू के ऊपर काम कर रहा था जी, राइट, अगर मैं कॉमन वैल्यू पे काम कर रहा था, उनकी एक ही वैल्यू रखी हुई थी, मैंने पूरे प्लेन को मान लीजिए 10 करोड़ की वैल्यू पे रखा था, 10 करोड़ की वैल्यू पे रखा था। उसके अंदर से, उसके अंदर मैंने सिर्फ इंजन बदला है, उसके अंदर सिर्फ इंजन बदला है। इंजन मैंने नया इंजन 2 करोड़ का डाल दिया, तो वो 2 करोड़ ऐड कर देंगे। पुराने पुराने पार्ट की जितनी वैल्यू आपको लगता है थी इसके अंदर, वो माइनस कर देंगे, तो ये मेरी न्यू कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। अगर मेरे पास पुराने पार्ट की कैरिंग अमाउंट नहीं दी है, तो क्या करेंगे, हो सकता है कि अलग से कैरिंग अमाउंट इंजन की हमें नहीं पता, क्योंकि एक ही साथ वैल्यू चल रही है। तो नए पार्ट से शुरुआत करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निशन। ओल्ड पार्ट को एज कॉस्ट ऑफ ओल्ड पार्ट, रिकॉग्निशन ऑफ ओल्ड पार्ट को कॉस्ट ऑफ ओल्ड पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे। डिडक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन अबव अमाउंट अप टू द डेट ऑफ पार्ट रिप्लेसमेंट टू गेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट ऑन द डेट ऑफ रिप्लेसमेंट। नए पार्ट से शुरुआत करेंगे, नए पार्ट की वैल्यू को देखेंगे, उसको डिस्काउंट करके लेके जाएंगे। नए पार्ट की वैल्यू, मान लीजिए मैंने आज नया पार्ट लगाया, दिस इज जीरो पीरियड। पुराना इंजन मैंने 5 साल पहले लगाया था, तो -5 ईयर्स। मैं इसको डिस्काउंट करके, इसकी वैल्यू को -5 ईयर्स पे लेके आऊंगा, जो यहां पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती होगी, उस वैल्यू पे उसको मानेंगे कि ओल्ड पार्ट खरीदा गया था, और इस ओल्ड पार्ट को यहां से डेप्रिशिएट करके चलूंगा। इस ओल्ड पार्ट को यहां से डेप्रिशिएट करके उसकी आज की वैल्यू निकाल लूंगा। अपॉलॉजीज। तो उसकी आज की वैल्यू निकाल लूंगा जी। दिस इज कंपोनेंट अकाउंटिंग, सिंपल सी बात। सब्सिक्वेंट कॉस्ट, अगर मैंने बाद में फ्यूचर के अंदर कोई खर्चा किया है, फ्यूचर के अंदर मशीनरी पे खर्चा किया, उसका क्या करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कोई खर्चा किया, उसका क्या करेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुई है, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुई है तो पी एंड एल अकाउंट में चार्ज कर दो। कोई पार्ट रिप्लेस किया है तो कंपोनेंट अकाउंटिंग लगा दो। कोई मेजर मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑल हुई है तो उसको सेपरेट पार्ट मानिए एंड कंपोनेंट अकाउंटिंग को फॉलो कीजिए। उसको एक सेपरेट पार्ट मानिए एंड कंपोनेंट अकाउंटिंग को फॉलो कीजिए। दिस इज सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का डील कैसे डील करना है उसकी बात होगी। विद दिस एक आखिरी टॉपिक बचता है जो हमें डिस्कस करना है, विच इज डी रिकॉग्निशन। मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसे कैसे और कब डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। अगर मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हमने डिस्पोज कर दिया है, या फिर मुझे पता लग गया कि उससे कोई और बेनिफिट फ्यूचर में नहीं आने वाला, नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड, तो उसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, उस दिन बुक्स से निकाल देंगे। अब गेन या लॉस हो सकता है ऑन डी रिकॉग्निशन। जितना मुझे उसको डिस्पोज करने पे पैसे पैसा मिला, माइनस कैरिंग अमाउंट, तो यहां पर गेन भी हो सकता है, लॉस भी। इसको पी एंड एल में चार्ज कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये तो रियलाइज हो गया है, तो दिस इज नॉट रीवैल्यूएशन। तो इसको अदर इनकम के हेड के अंदर, रेवेन्यू नहीं शो करेंगे, अदर इनकम के हेड के अंदर शो करेंगे। दिस इज
दिस इज माई दिस इज ये बेसिकली अदर इनकम कहाँ जाएगा, ये दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ सॉरी, ये एसेट मेरा अगर ऑपरेशंस के लिए यूज हो रहा है तो ऑपरेशनल या इन्वेस्टिंग, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रहा है तो इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट के यूज हुआ था तो इन्वेस्टिंग। तो ये पीपीई के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर ऑपरेशंस में यूज हो रहा था तो ऑपरेशनल, नहीं तो इन्वेस्टिंग, नहीं तो इन्वेस्टिंग। ये मेरी बात इस पूरे चैप्टर को लेकर हो गई। ये मेरी बात ये उस पूरे चैप्टर को लेकर हो गई जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशंस कर ली। अब इसके अंदर अगर मैं आपको बोलना चाहूं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको कवर करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपको काम करना है। इनिशियल रिकॉग्निशन, स्पेसिफिकली जो परचेज का केस है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सब्सिक्वेंट के अंदर मेरा रीवैल्यूएशन, गेन एंड लॉस, उसका उसका ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीजों पे आपको बहुत बहुत ध्यान देना है। डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली बेसिक है लेकिन आपके सवाल में पार्ट क्वेश्चन में पार्ट बन सकती है। एंड देन फोर्थ इज कंपोनेंट अकाउंटिंग। इन चार चीजों के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, इन चार चीजों के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं और आप इन चारों के ऊपर ध्यान से काम करेंगे, इन चारों पे ध्यान से काम करेंगे। ऑन दिस नोट, दिस इज एसीसी बाई पीडब्ल्यू का चैनल, आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। ऑन दिस नोट आई होप आपने लेक्चर को से बहुत बेनिफिट उठाया। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया। मैं ऐसे ही आगे वाले टॉपिक्स को भी कवर करना चाहता हूं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिए। हमें बताइए कि आपको कैसे बेनिफिट हो रहा है और आप हमें क्या चाहते हैं कि हम आगे वाले लेक्चर्स में और एडिशनल क्या करें। ऑन दैट नोट ऑन दैट नोट आज के लिए मैं आपसे इजाजत लूंगा। मेरी दुआ सलाम कबूल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।